अफ्रीकी गुलूकार फाकोली का गाना 21 बरस से करोड़ों बार क्यों देखा जा रहा है? यूनाइटेड नेशंस के सबसे बड़े बग वीटो को हटाने और इसका स्ट्रक्चर बदलने के लिए एक नया ब्लूप्रिंट आ चुका है। चाइना ने ऑफिशियली अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर को डीथ्रोन करने के 5 प्रिंसिपल्स SCO प्लस कॉन्फ्रेंस में जारी कर दिए हैं। कंटेनमेंट पॉलिसी ने नस्लों को जंगों, प्रॉक्सी वार्स और ब्रोकन स्टेट्स के वारिस बनाकर छोड़ दिया है। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल नहीं कि 25% आबादी 75% दुनिया के फैसले करे। क्या चाइना 5 प्रिंसिपल्स का न्यू ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम नाफिज भी कर पाएगा और क्या वेस्टर्न पावर्स ऐसा होने भी देंगी? जो नस्लें वर्ल्ड वर्ल्ड में आजादी का मजा चख लेती हैं वो वापस महफूज गारों में नहीं जाती। वेस्ट का पूरा जोर पॉलिटिकल फ्रीडम्स पर है और चाइनीज मॉडल कहता है कि तरक्की पहले सियासत बाद। सितम देखिए कि गैर जमहूरी आलमी निजाम का मुतबादल देने का दावा एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री चाइना कर रहा है। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल उड़ाइच। पिछले साल के आखिर में एक अफ्रीकन गुलूकार तिकन जा फकोली का एक गाना बहुत मशहूर हुआ। दुनिया भर में इसे करोड़ों बार सुना और देखा गया। मिलियंस ऑफ टाइम्स इसकी वर्टिकल फॉर्म वीडियोस शेयर और लाइक की गई। आप तक भी ये गाना किसी न किसी शक्ल में जरूर पहुंचा होगा, देखा होगा आपने। फकोली अफ्रीका के तकरीबन तमाम दमकते रंगों से बने हुए ट्राइबल कैंटे रॉब में, जिसके ऊपर एक हुड भी था, वो पहने स्टेज पर आया और उसने अपना 21 साल पुराना फ्रेंच जुबान में लिखा हुआ गाना, जिसमें ज़ाहिर अफ्रीकन एक्सेंट और वो स्टाइल भी मिक्स था, रेया नेमता गाया। अब चूंकि अफ्रीका एक सदी से भी ज्यादा अरसे तक 2 आलमी ताकतों फ्रांस और बरतानिया की कॉलोनी रहा है, दोनों ने अफ्रीका को आपस में बांट रखा था, तो यहाँ पर कई ममालिक में फ्रेंच और इंग्लिश जुबान अच्छी तरह बोली और समझी जाती है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंग्लिश जुबान समझने बोलने वाले आम हैं, उसी तरह नॉर्थ और सेंट्रल अफ्रीका में ख़ास तौर पर फ्रेंच जुबान आम बोली और समझी जाती है। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री एवरी कोस्ट, जहाँ से तिकन जा फकोली हैं, यहाँ भी लोग फ्रेंच बोलते और समझते हैं, तो उन्होंने फ्रेंच जुबान ही में ये गाना रेया नेमता गाया था। माजरत के साथ अगर फ्रेंच तलफ़ुज़ थोड़ा बहुत मेरा ठीक नहीं है, ज़ाहिर है मेरी जुबान नहीं है तो कैसे दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि मेरी पूरी तवज्जो इस सॉन्ग के उस मानी पर थी जो इंग्लिश में आम अवेलेबल है, और मैंने उसको डबल चेक भी किया है कि ये इंग्लिश में जो उसका तर्जुमा अवेलेबल है वो दुरुस्त है, और उसी पर मैं ये सारी बात की बुनियाद रख रहा हूँ। ये गाना दरअसल दोस्तों उभरते हुए नौजवान अफ्रीका, क्योंकि नौजवानों की तादाद वहाँ बहुत ज़्यादा है, बच्चों और नौजवान पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं, उनकी और ग्लोबल नॉर्थ की एक मुश्तरका एहतजाजी आवाज़ है। कॉलोनियल सिस्टम की लेगेसी के ख़िलाफ़ है, जो किसी न किसी शक्ल में आज भी अफ्रीका और एशिया में मौजूद है। इस गाने को पहली बार 2 दहाइयों पहले फकोली ने एवरी कोस्ट ही में गाया था, लेकिन दिसंबर 2024 में पिछले साल इसे दोबारा फ्रांसीसी थिएटर ली ग्रैंड कॉल में पूरे एहतमाम से पेश किया गया। 21 साल पहले फकोली के साथ सिर्फ चंद दोस्त कोर्स में उसके पीछे गा रहे थे, लेकिन इस बार इस मॉडर्न फ्रेंच थिएटर में गाते हुए 900 से ज़्यादा गुलूकार इसके हमनवा थे। ये 1000 के करीब लोग जो कोर्स में गा रहे थे, हर उम्र, हर रेस और 7 बर्रे आज़मों से चुने गए थे। ये यक जुबान होकर गाने का अंतरा रेया नेमता गाते थे, क्योंकि फकोली इसी को बार बार रिपीट करते हैं। बाकी क्लिप्स को अगर हम ना भी देखें जो मुख्तलिफ जगहों पर हैं, तो सिर्फ एक ये यूट्यूब का क्लिप 1 करोड़ 70 लाख बार देखा जा चुका है। इस गाने के इतने ज़्यादा मशहूर होने की डिजिटल वजूहात बहुत सी हैं। जनरेशन Z बहुत अच्छी तरह इसको जानती है, समझती है, लेकिन इसकी असल वजह एक पॉलिटिकल भी है, बल्कि ये बुनियादी वजह है। गाने की जो फ्रेंच शायरी है, इसका तर्जुमा ही हमारे सामने है। अगर हम उसको देखें तो ये इंटरनेशनल सिस्टम को चैलेंज करता हुआ हमें नजर आता है। फकोली गाने में कहता है कि अब मुझे किसी चीज़ पे हैरत नहीं होती। ताकतवर मुल्कों की हमें तकसीम करने की चालें इतनी पुरानी हैं कि हम इन्हें जान गए हैं। अब कोई चीज़ हमें हैरत ज़दा नहीं करती। ये दुनिया के वसाइल अपने फ़ायदे के लिए लूटते हैं, ग़ुलाम बनाते हैं, ज़मींज़ादों की मर्ज़ी के बग़ैर ज़मीन बांट देते हैं, बोलने वालों से ज़ुबान छीन लेते हैं, चलता सिस्टम गिरा देते हैं और हमें कहते हैं ये तो तरक्की में होता है। ये धोखा इतना हमने खाया है कि हम इसको हकीकत समझने लगे हैं। हमें लगता है यही दुनिया का खेल है, यही असूल है, इसीलिए अब हमें कुछ भी हैरत ज़दा नहीं करता। क्यूरियस फेलोज, इस गाने की पॉलिटिकल थीम और इसे दोबारा गाया जाना और इसे दसियों करोड़ों लोगों का देखना एक इंटरनेशनल सियासी बेचैनी को लाजमी तौर पर जाहिर करता है।
پھر گلوکار فکولی اپنا بھی ایک تاریخی ایک سیاسی ریکارڈ رکھتے ہیں کہ وہ ایوری کوسٹ میں سیاسی نوعیت کے گانے ہی گایا کرتے تھے۔ انہیں طاقتور لوگوں کی طرف سے موت کی دھمکیاں ملتی تھیں، جس کی وجہ سے یہ کبھی سینٹرل افریقن کنٹری مالی میں چلے جاتے اور کبھی سمندر پار نکل جاتے۔ شروع میں یہ صرف افریقہ کی حد تک ہی مشہور تھے، لیکن اب اپنے اس گانے سے یہ انٹرنیشنل فنامنا بن چکے ہیں، کیونکہ دنیا کا موجودہ ورلڈ ڈس آرڈر بہت خطرناک اور واشگاف انداز میں پھیلتا اور دکھتا جا رہا ہے۔ ڈیموکریٹک ویلیوز، ایکویلٹی، فریڈم آف سپیچ جیسے فنڈامنٹل پرنسپلز کو ویسٹرن پاورز نے بے دردی سے امتیازی طور پر ڈسکریمنیٹلی صرف اپنی طاقت کو بڑھاتے رہنے کے لیے استعمال کیا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ تمام پرنسپلز ڈی ویلیو ہوئے ہیں، بلکہ وہ پروسیس بھی ڈی ویلیو ہو گیا ہے جس کی مدد سے ان انتہائی اہم انسانی اصولوں کو اپلائی کیا جانا تھا۔ یعنی انٹرنیشنل فائنینشیل اور پیس سسٹم کولیپس کر گیا ہے۔ ایک ڈس آرڈر واضح نظر آ رہا ہے یوکرین میں، غزہ میں، سوڈان میں، ساؤتھ چائنا سی سے لے کر افغانستان میں، جہاں دہشت گردوں کی ری گروپنگ ہو رہی ہے، اور یہ سپیس 2-3 ورلڈ پاورز نے خود پیدا کی ہے۔ اس انٹرنیشنل ڈس آرڈر کو، کیوس کو اپنے مفاد میں ایک نیا آرڈر دینے کے لیے کاؤنٹر پاورز چائنا اور رشیا متحرک ہیں۔ چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن اس متبادل آرڈر کی تیاری برسوں سے کر رہے تھے۔ ہم ان دونوں لیڈرز کی تاریخی گفتگو کی کہانی آپ کو اس ویڈیو میں دکھا چکے ہیں، جس میں شی جن پنگ نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں جو صدیوں میں ایک بار آتی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم دونوں یعنی پوٹن اور شی جن پنگ، یہ دونوں، انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ان تبدیلیوں کو ڈرائیو کر رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں دوستوں کہ چائنیز لیڈرشپ اور ان کے ایلائز یقین رکھتے ہیں کہ ویسٹرن لیڈ ورلڈ آرڈر گورننس سسٹم اپنی عمر پوری کر چکا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سسٹم قائم کیا گیا تھا تو اس وقت دنیا میں صرف ایک سپر پاور بچی تھی، حقیقی سپر پاور، اور باقی تمام پاورز دونوں عالمی جنگوں کے دوران خود کو تباہ و برباد کر چکی تھی۔ سوویت رشیا، کیورس فیلوز آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، وہ تھا، مگر اکنامکلی اور ملٹریلی امریکہ اور اس کے ایلائز اس سے بہت زیادہ طاقتور تھے، اور اس حقیقت کو کولڈ وار کے نتیجے نے ثابت بھی کر دیا تھا۔ امریکہ نے تب اسی اوپن گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اسٹیبلٹی کے نام پر یہ تمام آرڈر اپلائی کر دیا تھا۔ لیکن اس ورلڈ آرڈر میں ایک خرابی بھی چھپی ہوئی تھی پہلے دن سے، اور وہ ایک ان ریٹن، ایک بغیر لکھا ہوا اصول تھا، کنٹینمنٹ۔ یعنی ہر اس پاور کو ابھرنے اور اپنے برابر آنے سے پہلے ہی روک دیا جائے گا جو مستقبل میں معاشی یا فوجی میدان میں امریکہ کو اور ویسٹرن ایلائز کو چیلنج کرنے کے قابل ہوگی۔ اس پالیسی کے تحت پہلے اس وقت سوویت رشیا کو کنٹین کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی ویسٹرن لیڈ الائنسز نے، اور اب چائنا کو اس کنٹینمنٹ پالیسی کا سامنا ہے۔ کنٹینمنٹ پالیسی نے ورلڈ آرڈر کے بہترین اسپیکٹس کو بھی، انسانی اصولوں کو بھی اس بری طرح تباہ کیا کہ 40 سال سے اوپر رائٹ لیفٹ پراکسیز اور کولڈ وارز ہی چلتی رہیں۔ کئی جنگیں ہوئیں، کورین وار، ویتنام وار، افغان وار، فلسطینی جینوسائیڈ، یوکرین وار، عراق پر حملہ، لیبیا پر حملہ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب وہ سانحے تھے جو کسی نہ کسی طرح اسی کنٹینمنٹ پالیسی کی وجہ سے جنم لے رہے تھے۔ کہیں امریکن الائنسز نے رشیا یا چین کو انہی کے ریجن میں، یعنی رشیا اور چائنا کے ریجن میں، ان دونوں کو کنٹین کرنے کے لیے جنگیں چھیڑی، پراکسیز کو سپورٹ کیا، اور کبھی مڈل ایسٹ یا افریقہ میں اپنے آکوپائر ایلائز کو فل پاور دینے کے لیے، انہیں طاقتور رکھنے کے لیے، انہیں کوالٹیٹیو ایج دینے کے لیے باقیوں پر بمباری شروع کر دی۔ یہ پالیسی 80 سال بعد، آفٹر 80 ایئرس، اتنا بڑا کیوس پیدا کر چکی ہے کہ اب ہر معاملہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ صدیوں سے الجھا ہوا ہے۔ حالانکہ آج کے ہاٹ میجر کانفلکٹس جو ہیں، جتنے بھی اس وقت آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں، یہ فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں برطانیہ، فرانس اور امریکن بندر بانٹ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس وقت سے ہی اسی الجھاؤ کو دیکھتے ہوئے اور سلجھاؤ کی اس سسٹم میں کوئی صورت نظر نہ آتے ہوئے، چائنا، رشیا اور ان کے ایلائز کو یقین ہے کہ امریکن لیڈ ورلڈ آرڈر اب مزید نہیں چل سکتا۔ کنٹینمنٹ پالیسی 2 طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ ایک اس طرح کہ یہ پالیسی دنیا میں ابھرتی ہوئی دوسری طاقتوں کو روکنے کی کوششوں میں عالمی قوانین کو بے وقت کر گئی ہے۔ دوسرا obviously اس طرح بھی یہ پالیسی ناکام ہے کہ وہ بنیادی 2 رائیولز چائنا اور رشیا، جن کو کنٹین کرنے کے لیے یہ پالیسی بنائی گئی، وہ کنٹین بھی نہیں ہو سکے۔ ہاں، اس میں ایک تیسرا پوائنٹ بھی ہے، وہ یہ کہ ویسٹرن کنٹینمنٹ پالیسی نے UN جیسے واحد عالمی ادارے کو ناکارہ کر کے رکھ دیا۔
डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स वो असूल हैं जिन पर इस वर्ल्ड सिस्टम की बुनियाद रखी गई थी, लेकिन इस इदारे के सबसे ताकतवर हिस्से सिक्योरिटी काउंसिल में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को सिरे से मुस्तरद अब तक रखा गया है। एक वीटो पावर की वजह से, जो कि दुनिया के 193 मेंबर ममालिक में से सिर्फ 5 अमेरिका, ब्रिटानिया, रशिया, फ्रांस और चाइना के पास है। और अगर चीन को हम निकाल दें तो बाकी ये चारों ममालिक जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, ये दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 7 से 8% बनते हैं। हाँ, अगर आप चीन को भी कहते हैं कि उसको शामिल किया जाए तो भी चाइना की आबादी और चाइना की पावर शामिल कर ले, पॉपुलेशन पावर, तो ये पांचों ममालिक दुनिया का 25% बनते हैं आबादी का। लेकिन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का कानून ये है कि कोई भी इन 5 मुल्कों में से एक मुल्क किसी भी रस्मी एक्सप्लेनेशन के साथ किसी भी रेजोल्यूशन को वीटो कर सकता है जिससे बाकी इत्तेफाक कर चुके हों, और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो बाकी ममालिक को कन्विंस करे कि वो उसकी वजाहत कबूल करें। यानी अगर अमेरिका को एक बात पसंद नहीं आई तो वो दुनिया की 96% आबादी के तमाम नुमाइंदा ममालिक के मुतफ़िक़ा राय को वीटो करके एक्शन रोक सकता है। 4.25%, 95% से ज़्यादा आबादी के नुमाइंदों पर भारी हो जाएगा। ये है एग्जिस्टिंग वर्ल्ड सिस्टम। इसी तरह एक और नामुमकिन सी सूरत हाल भी आप सोच सकते हैं। वो यूं कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम 5 मुस्तकिल रुकन मुल्क किसी फैसले पर मुत्तफिक हो जाएं तो वो फैसला इंटरनेशनल लॉ में लाजिम हो जाएगा उस पर एक्ट करना। हालांकि ये 5 ममालिक दुनिया की तकरीबन 25%, 25% आबादी की नुमाइंदगी करते हैं, बाकी 75% की नहीं। अफ्रीका या पूरा ग्लोबल साउथ, फार ईस्ट, एशिया और साउथ अमेरिका जैसे बड़े खित्तों की कोई मुश्तरका आवाज़ ही नहीं। मजीद ये कि बरतानिया जैसा मुल्क जो दुनिया की 1% से भी कम आबादी का नुमाइंदा है, अगर जनरल असम्बली की मुतफ़िक़ा राय से इख्तलाफ कर दे, वीटो कर दे, तो उसके एक वीटो से पूरा फैसला रुक जाएगा। यानी हाइपोथेटिकली वर्ल्ड ऑर्डर में 99% आबादी के नुमाइंदों को 1% से भी कम आबादी का नुमाइंदा जो मुल्क है वो इनकी राय को मुस्तरद कर देगा। यही इंटरनेशनल लॉ की वो गैर जमहूरी खामी है जिसे वही ताकतें चला रही हैं जो खुद को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की अलमबरदार कहती हैं और इसके लिए कैंपेन्स करती हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर इस गैर जमहूरी निज़ाम का मुतबादल देने का बीड़ा अब एक नॉन डेमोक्रेटिक सिंगल पार्टी स्टेट चाइना ने उठाया है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसी साल सितंबर में होने वाले SCO प्लस इजलास में नए ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम के खदोखाल तफसील से पेश किए। चीन के तारीखी शहर, साहली शहर तियानजन में होने वाले इस इजलास में यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस भी मौजूद थे। वो शरीक थे और दावत पर शरीक थे। दरअसल इन्हें शिरकत देने का एक और भी मतलब था और ये उन्होंने ऐलान भी किया। शी जिनपिंग ने उन्होंने बताया कि नया ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम यूनाइटेड नेशंस के अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ही काम करेगा। कोई नया इंटरनेशनल हेडक्वार्टर चाइना और उसके एलाइज कायम नहीं करने जा रहे, बल्कि पुराने सिस्टम ही की नोक पलक दुरुस्त की जाएगी, इसी की अपग्रेडेशन की जाएगी। ये उनका वाज़ेह क्लियर मौक़िफ़ था वहाँ, क्योंकि बकौल शी जिनपिंग UN चार्टर में वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जिन पर नया ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम, नया इनिशिएटिव बिल्ड किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस माइलस्टोन इजलास में शी जिनपिंग ने 5 प्रिंसिपल्स, 5 असूल पेश किए जिन पर नया ग्लोबल सिस्टम वो और उनके एलाइज अपग्रेड करना चाहते हैं। ये 5 असूल, 5 प्रिंसिपल्स, सॉवरन इक्वालिटी, प्रैक्टिकल रूल ऑफ लॉ, ट्रू मल्टीलैटरलिज्म, पीपल सेंट्रिक अप्रोच और रियल एक्शंस हैं। ये हैं 5 असूल। अब दोस्तों, चाइना एंड एलाइज की तरफ से पेश किए गए इस नए ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव को हम यूँ देख लेते हैं कि क्या ये वाकई कोई तब्दीली पैदा कर भी सकते हैं, या ये एक ग्लोबल पावर, नई ग्लोबल पावर अपने मुफादात के लिए एक नई राह हमवार कर रही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चाइनीज़ ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम इनिशिएटिव GGI का पहला प्रिंसिपल सॉवरन इक्वालिटी रखा गया है। मतलब कोई मुल्क चाहे कितना भी छोटा या बड़ा हो, थर्ड वर्ल्ड या फर्स्ट वर्ल्ड से हो, एटॉमिक पावर हो या कमज़ोर मिलिट्री मसल्स रखता हो, ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदरूनी मामलात में, इसके जोग्राफिया में, टेरिटरी में कोई बैरूनी ताकत आकर छेड़छाड़ करे। खा ये एक मुल्क आकर करना चाहे या 4-5 मुल्कों का अलायंस, NATO या साफ वगैरह ह्यूमन राइट्स के नाम पर या किसी भी नाम पर। इस नए मुजव्वज़ा ग्लोबल सिस्टम का ये पहला असूल रखा गया है। इसका बैकग्राउंड ये है कि अब तक अमेरिका अपने अलायंसेस, NATO या कुछ दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी के बगैर ही किसी भी मुल्क पर या रीजन पर हमला कर दिया करता था। इराक में 2003 में इसराइली ख्वाहिश पर हमला कर दिया गया,
हालांकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस अटैक की इजाज़त ही नहीं दी थी। इसी तरह 2011 में 2011 में लिबिया में सिविलियंस की हिफाजत का सिक्योरिटी काउंसिल से मैंडेट लिया अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने, लेकिन लिबिया पर एक फुल फ्लैज जंग मुसल्लत कर दी। एक स्टेबल कंट्री जो दहाइयों से स्टेबल था, इसे अनस्टेबल कर दिया गया। इसे 3 हिस्सों में तोड़कर सिसकने के लिए आज तक छोड़ दिया गया। चाइना और उसके इत्तेहादियों के मुताबिक नए ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव में यूएनओ और खुसूसन सिक्योरिटी काउंसिल के सिस्टम में ऐसी तब्दीलियां की जाएंगी, ऐसा बैलेंसिंग एक्ट लाया जाएगा कि कुछ ममालिक मिलकर आइंदा ऐसा काइनेटिक एक्शन वगैरह ना कर सकें, किसी मुल्क पर ऐसी जंग मुसल्लत ना कर सकें जिसकी यूएनओ से बाकायदा इजाज़त ना ले ली गई हो। फिर इस फर्स्ट प्रिंसिपल में सिक्योरिटी काउंसिल, जो अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे ताकतवर इदारा है, इसकी रीबैलेंसिंग होना भी लाजमी है, जिसके मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर लाया जाएगा, क्योंकि यूएनओ के 193 मेंबर्स इस असूल पर आसानी से मुत्तफिक हो जाएंगे और उसी को कानून होना चाहिए जिसे तमाम लोग, तमाम ममालिक कानून मान लें। इसके अलावा चाइना सिक्योरिटी काउंसिल की नंबर इक्वेशन भी तब्दील करना चाहता है कि इसमें 5 से ज़्यादा मेंबर्स शामिल किए जाएं, क्योंकि पुराने फार्मूले में तो सीधे सीधे वही 5 ममालिक सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बना लिए गए थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने वाली एलाइड पावर्स थी। 5 ममालिक थे। लेकिन इसके बाद से गुज़िश्ता 80 साल में, 80 ईयर्स में दुनिया बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। फिर सिक्योरिटी काउंसिल में जिस सबसे बड़ी तब्दीली की बात चाइना सॉवरन इक्वालिटी वाले प्रिंसिपल में, पहले प्रिंसिपल में कर रहा है, वो ये है कि वीटो पावर सिरे से ख़त्म कर दी जाएगी उसकी मौजूदा पोजीशन। यानी न सिर्फ ये कि 5 से ज़्यादा मेंबर ममालिक होंगे जो सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर होंगे, बल्कि कोई एक मुल्क तमाम ममालिक की मुतफ़क्का राय मुस्तरद करने के काबिल भी नहीं रहेगा। चाइना और एससीओ प्लस ने इसलिए इसे पहला प्रिंसिपल रखा है कि जब अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ने एग्जिस्टिंग सिस्टम बनाया था तो वाकई अमेरिका के अलावा कोई वर्ल्ड पावर इसे चैलेंज करने के लिए मौजूद ही नहीं थी। सोवियत रशिया था, जैसा कि हम बता चुके, मगर ग्लोबल मिलिट्री पावर के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से और इनोवेशन में भी इसका अमेरिका से कोई मुकाबला नहीं था। जबकि आज सूरत हाल बहुत बदल चुकी है। आबादी, इकोनॉमी और मिलिट्री पावर के 1 से ज़्यादा सेंटर्स दुनिया में पैदा हो चुके हैं। सो पुराना सिस्टम कोई अब चलाना भी चाहे तो नहीं चल सकता। फिर सिर्फ मिलिट्री और जंगों ही का इशू नहीं, बल्कि अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स ने इकोनॉमिक सिस्टम्स भी इंटरनेशनल लॉ के पैरेलल कुछ अपने सिस्टम्स भी डेवलप कर लिए हैं और इन्हें अपने लोकल पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, और इससे ग्लोबल सिस्टम अंडरमाइन होता है। मसलन ईरानी इदारों और अफराद पर जो 1600 से ज़्यादा इकनॉमिक सैंक्शंस हैं, और वेनेजुएला पर जो नई सैकड़ों पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, रशिया पर जो पाबंदियाँ हैं, और IMF से कर्ज के लिए जो ममालिक को वाइट हाउस से खुफिया मुज़ाकरात करना पड़ते हैं, वगैरह वगैरह। चाइना का दावा है कि नए ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम में ये तरीक़ाकार तब्दील कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि वो ये किस तरह करेंगे। अगर चाइना और इसके ताकतवर एलाइज के मफादात को किसी जगह नुकसान पहुंचने लगेगा तो चीन अमेरिका ही की तरह अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए रूल्स ब्रेक क्यों नहीं करेगा जैसे आज अमेरिका कर रहा है। ये सवालात अभी ऑन टेबल हैं, इन पर हम इस वीडियो के आखिर में अपना कंक्लूजन देंगे। मगर अभी देखते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के दूसरे प्रिंसिपल में, जिसे इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ वो कहते हैं, ये क्या है। ये दरअसल दोस्तों पहले सवाल का जवाब देता है कि अगर कोई मुल्क या कोई अलायंस किसी दूसरे मुल्क पर हमला अगर नहीं कर सकता बगैर इजाज़त के, तो मुफादात का अगर टकराव हो जाता है किसी भी 2 रीजन्स में या 2 ममालिक में, तो क्या करना है। टकराव तो ज़ाहिर है कुदरती बात है, नेचुरल है, इससे बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर क्या किया जाएगा अगर टकराव हो जाए। ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव GGI सेकंड प्रिंसिपल के मुताबिक इस तरह के मसाइल में ताकत इंटरनेशनल लॉ के ज़रिए ज़रूर इस्तेमाल की जाएगी, उसके बगैर नहीं, जिसका फैसला नई सिक्योरिटी काउंसिल में डेमोक्रेटिक तरीके से होगा, ना कि किसी एक मुल्क या एक अलायंस की मर्जी से या किसी एक की वीटो पावर से उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। GGI में तीसरा प्रिंसिपल दोस्तों मल्टीलैटरलिज्म है, यानी दुनिया की रंगारंगी जैसे कल्चर्स में बर्दाश्त की जाती है, पसंद की जाती है, इसी तरह मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिस्टम्स भी दुनिया में बर्दाश्त किए जाएंगे, इनको कबूल किया जाए। यानी इंटरनेशनल सिस्टम में किसी एक निज़ाम को, जैसे कि डेमोक्रेसी को, या डेमोक्रेसी की किसी ख़ास शक्ल को या चंद शक्लों को ही फेवरेट करार नहीं दिया जाएगा, बल्कि तमाम पॉलिटिकल सिस्टम्स को रीजन्स की स्टेबिलिटी के तनाजुर में देखा जाएगा। चाइनीज़ प्रेसिडेंट के मुताबिक जिस तरह रंगारंगी दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों में, त्यौहारों में
ہوتی ہے اور اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، یہی رنگا رنگی سیاسی نظام میں بھی پوری دنیا میں قبول کی جائے گی، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ ہمارے خیال میں یہ وہ پوائنٹ ہے کیوریس فیلوز جس پر کہا جا رہا ہے کہ اگر چائنا اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اس انیشیٹو میں، تو بہت سے ممالک میں ڈکٹیٹرشپس یا سیمی ڈکٹیٹرشپس جیسی آفیشیل صورتحال پیدا ہو جائے گی، جیسا کہ پاکستان سمیت کئی کمزور ڈیموکریٹک کنٹریز میں ابھی سے محسوس بھی کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو وہ بڑے ممالک جو انٹرنیشنل سسٹم میں زیادہ قبولیت کے لیے ڈیموکریٹک پرنسپلز آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنا رہے تھے، وہاں بھی یہ پروسیسز ریورس ہو جائیں گے۔ پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشنل تبدیلیاں ابھی کی گئی ہیں، جن پر ملک کے اندر اور باہر کافی تنقید ہوئی، انہیں بھی اسی اینگل سے دیکھا جا رہا ہے کہ بدلتے ہوئے گلوبل سسٹم میں پاکستانی طاقتور ایلیٹس ابھی سے خود کو ری ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ تو خیر، نیو پرپوزڈ گلوبل گورننس سسٹم کے مطابق اب چوتھا پرنسپل جو ہے وہ پیپلز سینٹرک اپروچ ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اس وقت گلوبل سسٹم ہے جیسا تیسا بھی ہے، یہ پیپل سینٹرک نہیں ہے؟ اب کیوریس فیلوز چائنا کی اس سے مراد یہ ہے کہ موجودہ ورلڈ آرڈر جو ہے، جو سسٹم ہے، اس میں عام انسانوں کی پولیٹیکل فریڈم، سیاسی آزادی پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، لیکن ان کی ترقی پر، ڈیولپمنٹ پر کم فوکس کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پوچھا جاتا ہے کہ شمالی کوریا میں لوگوں کو آزادانہ رائے دینے کی آزادی کیوں نہیں؟ چین میں اور سعودی عرب میں احتجاج کیوں نہیں ہو سکتے حکومت کے خلاف؟ کسی ملک میں مائنورٹیز کو نمائندگی کتنی دی جا رہی ہے؟ ایسے ایشوز اب آج کل زیادہ انٹرنیشنل فورم پر بحث کا موضوع بنتے تھے یا بن رہے ہیں۔ چائنیز جو انیشیٹو ہے، اس کے پیپل سینٹرک ماڈل کی ڈیٹیلز کے مطابق پیپلز ڈیولپمنٹ بنیادی موضوع ہوگا، پولیٹیکل فریڈم آئے گی، لیکن اس کے بعد توجہ اس بات پر زیادہ ہوگی کہ صاف پانی کتنا مل رہا ہے، اس سال اس ملک نے، فلاں ملک نے کتنے غریبوں کو غربت کی دلدل سے نکالا ہے، کتنی جابز پیدا کی گئی ہیں، اور دال آٹے کا بھاؤ کیا تھا۔ اس ماڈل میں ہیلتھ کیئر بنیادی ایشو رکھا گیا ہے، جس کے مطابق ہر وہ ملک جس کے پاس ہیلتھ کی کسی خاص فیلڈ میں اسپیشلٹی ہے، وہ باقی ممالک کو اپ گریڈ کرنے کا پابند ہوگا، اور ساتھ میں ایک کوٹا سسٹم بھی رکھا جائے گا کہ ترقی یافتہ ممالک کتنے ڈیولپنگ کنٹریز کے کتنے شہریوں کو ہر سال علاج کے لیے لے کر آئیں گے۔ وہ اس کو شیئرڈ پراسپیرٹی کہتا ہے۔ چائنا اس ماڈل کو ویسے افریقہ اور سینٹرل ایشیا میں اپنے تعاون سے پھیلا بھی رہا ہے، بہت چھوٹے سائز میں، لیکن اپلائی کر رہا ہے۔ ایسیو پلس میں ایسے بہت سے سٹیپس لیے بھی جا رہے ہیں۔ اس چوتھے پیپل سینٹرک پرنسپل کے بعد دوستو، جو آخری پرنسپل ہے وہ ریئل ایکشن ہے۔ اس کی تفصیل پڑھنے پر اس سے زیادہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کوئی ایسا میکنزم چائنا بنانا چاہتا ہے جس میں پروگرس کو گیج کیا جا سکے گا۔ ہیومن ڈیولپمنٹ اور پروجیکٹس پر جو کام ہو رہے ہیں، انہیں چیک کرنے کا کوئی باقاعدہ سسٹم ہوگا جو گلوبل لیول پر آپریٹ کرے گا، اور یو این او ممبرز اس پر متفق ہوں گے۔ اس کی مثال یوں دیکھیے کہ دسمبر 2015 میں 2015 میں پیرس کلائمیٹ ایکارڈ ہوا، جس کے مطابق دنیا کی درجہ حرارت کو 1 پوائنٹ نیچے لے کر آنا طے ہوا۔ اس کے لیے ترقی یافتہ ممالک نے بہت سے انیشیٹیوز بھی لینا تھے، فیکٹریز اور ویسٹیجز کے لیے بہت کچھ کرنا تھا، بہت سے فنڈز غریب ممالک کو دینا تھے، اور اپنے اپنے ملک میں گرین کور یعنی درختوں کی تعداد ایک خاص حد سے بڑھانا تھی، مگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکا گلوبل لیول پر۔ اس کے صرف تیسرے سال ہی انٹرنیشنل سسٹم کا بنیادی گارنٹر امریکہ خود ہی اس معاہدے سے نکل گیا۔ ظاہر ہے مومنٹم تو ٹوٹنا تھا، وہ ٹوٹ گیا، اور وہ تمام معاہدے وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ چائنا کے مطابق اس نے پیرس ایکارڈ کے لحاظ سے اپنے حصے کا کام پورا کیا ہے، کاربن ایمیشن کو کنٹرول کیا ہے، گرین کور زیادہ کیا ہے، دنیا کی سب سے زیادہ الیکٹریکل وہیکلز چائنا میں بن رہی ہیں اور چل رہی ہیں، پولوشن کم ہوئی ہے، لیکن باقی ممالک ایسا نہیں کر رہے۔ اس کے مطابق یو این او میں سسٹم کچھ ایسا بن چکا ہے کہ بڑے بڑے وعدے اور بڑی بڑی پریزنٹیشنز ہو جاتی ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے یا کروانے کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ جو ملک جب چاہے اس سے آسانی سے نکل جاتا ہے۔ ایسا میکنزم بنایا جائے کہ ریئل ایکشنز ہو سکے، جس کے لیے سب سے پہلے تو یہ چائنا کی تجویز ہے کہ ضروری یہ ہے کہ ہر ملک کے لیے وہی گولز طے کیے جائیں جن پر وہ عمل بھی کر سکے، اور اگر طے شدہ وقت میں عمل نہ کیا جائے تو اس پر پھر کیا ایکشن لینا ہے یہ بھی طے ہونا چاہیے۔ تو دوستو، ان 5 پرنسپلز کے تحت چائنا نے گلوبل گورننس انیشیٹو GGI جاری کر دیا ہے۔ چائنا ایک سویلائزیشن ہے جو اپنے مقاصد پر بہت مستقل اور طویل وقت تک عمل درآمد کرنے کا ریکارڈ رکھتا ہے اور صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمارے خیال میں گلوبل گورننس انیشیٹو کے 5 پرنسپلز پر اگر چائنا
SCO प्लस के साथ मिलकर UNO में लागू ना भी कर सका तो उसने SCO प्लस की मदद से एशिया और अफ्रीकन रीजन्स में एक पैरेलल रीजनल सिस्टम ज़रूर अप्लाई कर देना है, अडॉप्ट कर लेना। यानी एक तरफ नई ग्लोबल बॉडी SCO प्लस डेवलप कर रहा है चाइना और उसके एलाइज, और दूसरी तरफ ये भी कोशिश कर रहा है कि इस एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल सिस्टम को गिराए बगैर अपडेट किया जा सके। अब क्यूरियस फेलोज, ऑन पेपर ये कितना भी अच्छा हो, ऑन पेपर तो सभी चीज़ें बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन हमारे सामने सवाल वही खड़ा होगा कि क्या इस पर अमल हो भी पाएगा, एक्शन हो पाएगा, और क्या होना भी चाहिए, और फिर क्या वेस्टर्न पावर्स जो हैं इतने बड़े एक हिस्ट्री चेंजिंग माइलस्टोन पर अमल करने भी देंगे जब कि उन्हीं की पावर छीनी जा रही है। अब इस पर हमारी राय दो एंगल से है। एक ये कि ग्लोबल सिस्टम में रिफॉर्म्स तो करना ही पड़ेंगी क्योंकि ये ज़रूरी है। कुछ वजूहात हम इस वीडियो के शुरू में बता चुके हैं और बाकी हमारी तफसील से आप इस ग्रेट गेम सीरीज़ में देख सकते हैं आई बटन पर इस वीडियो के बाद टच करके, इन्हें यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं। अब रही ये बात कि ये हो भी पाएगा या नहीं, हमारा ख्याल है कि वेस्टर्न पावर्स इसे रोकने के लिए ज़्यादा जोर नहीं लगा पाएंगी क्योंकि रेत उनकी मुट्ठी से तेज़ी से फिसल रही है। फिर एक और बात यह है कि दुनिया खुसूसन अब थर्ड वर्ल्ड जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम और प्रिंसिपल पर्सनल फ्रीडम का मज़ा चख चुकी है, शख्सी आज़ादियों का मज़ा चख चुकी है, इससे वो वापस नहीं जाएगी। आपको हमारी 100 बेस्ट बुक्स सीरीज़ में प्लेटोज रिपब्लिक की कहानी याद होनी चाहिए, जिसमें प्लेटो एक मिसाल सुनाता है। वो कहता है कि कैसे चंद लोग हमेशा से एक तारीख गार में जंजीरों से बंधे हुए गुलामों की तरह बैठे हैं। इन्हें सिर्फ सामने दीवार पर देखने की आज़ादी है, लेकिन दाएं बाएं या पीछे वो नहीं देख सकते। अब यूं है कि सामने दीवार है और उनके पीछे एक अलाव जल रहा है। बाहर से गुजरने वाली चीज़ों के साए भी दीवार पर पड़ते हैं। शोलों और सायों का रक्स सामने दीवार पर एक ड्रामा सा बनाए रखता है। यही रक्स इन गुलामों की ज़िंदगी है। ये बेचारे कम नज़र लोग इस पर बहुत मुतमईन हैं क्योंकि उन्होंने कभी आज़ादी का मज़ा चखा ही नहीं। इन्हें यहाँ सिक्योरिटी और रोटी मिल रही है, इन्हें इसके अलावा किसी ज़िंदगी का पता ही नहीं। इन कैदियों ने असल दुनिया कभी देखी ही नहीं थी, सो वो इसी दुनिया को देख कर खुश हैं और समझते हैं कि दिस इज़ द बिगेस्ट शो ऑन अर्थ। अब एक दिन क्या होता है कि इनमें से एक कैदी की जंजीरें किसी तरह खुल जाती हैं। वो मुश्किल से गार के दहाने तक जाता है और रोशनी उसकी आंखों को टकराती है और लम्हा भर के लिए उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं। मगर चंद लम्हों के बाद जब वो बाहर की असली दुनिया, सूरज, रंग, लोग, दरख्त, पानी सब कुछ देख लेता है तो उसे समझ आता है कि गार वाले साए तो धोखा थे। वो वापस जाकर जहनी गुलाम अपने साथियों को कहानी समझाता है, लेकिन ये सब उसकी बात नहीं मानते, उसे कत्ल करने के लिए दौड़ते हैं, कहते हैं कि ये अंधा हो गया है, पागल हो गया है, ये हमारा दुश्मन हो गया है, इसे हमसे नफरत है। वो उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं, मगर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आज़ाद दुनिया का मज़ा चख लेने वाला कभी वापस नहीं आएगा। भले उसे इल्म है कि अब उसे जंगल में अपनी खुराक का खुद बंदोबस्त करना है, उसने अपने लिए खुद एक ज़िंदगी क्रिएट करनी है, जानवरों से बचकर ज़िंदगी गुजारना अब उसकी अपनी जिम्मेदारी है। इस आज़ादी की कीमत पर उसे बहुत सी मुश्किलात सहना है, मगर वो गार की पुरअमन लेकिन बंद दिमाग ज़िंदगी में अब वापस कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जिसने एक बार रोशनी देख ली वो साए को हकीकत नहीं मान सकता। वीडियो के आखिर में इस तमसील का दोस्तों दो मतलब हैं। एक तो वेस्टर्न पावर्स के लिए है, अमेरिका के लिए है कि अब वो दुनिया की इस नई नस्ल को अफ्रीका में, एशिया में और साउथ अमेरिका में किसी भी नाम पर मज़ीद गुलाम बना के, किसी भी नए सिस्टम का गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। ये लोग आज़ादी और शख्सी आज़ादी और सियासी आज़ादियों को सीख चुके हैं, ये इस पर वापस नहीं जाएंगे। इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं इस मिसाल से कि चाइना ने जो नया सिस्टम पेश किया है, जो इनिशिएटिव उसने लिया है, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ मुमकिन है वो ये तो है कि सिक्योरिटी काउंसिल की रीअलाइनमेंट कर दी जाए, 5 से ज़्यादा मेंबर्स को इसमें शामिल कर लिया जाए और वीटो पावर सबसे ले ली जाए कि कोई एक मुल्क का ना सबकी ना नहीं है। मगर पुराने पॉलिटिकल सिस्टम्स की कबूलियत अब हो दुनिया में ये मुमकिन नहीं रहा। इंसान जिस डेमोक्रेटिक, लिबरल और फ्री स्पीच के अहद में दाखिल हो चुका है, इससे वापस नहीं जाएगा। अगर इसे वापस धकेलना है तो इसके लिए कम से कम 1 सदी की आलमी डिक्टेटरशिप चाहिए होगी, ताकि नस्लों तक को शख्सी और सियासी आज़ादियों का जायका ही भूल जाए। और ये आप जानते हैं कि नामुमकिन है। इंसानियत आज़ादी इजहार, सवाल करने की जुर्रत, खुली बहस और जमहूरी फ़िज़ा में सांस लेना सीख चुकी है। अब वो खुली सेंसरशिप, खौफ के माहौल और बंद ज़हनी मुआशरे में वापस नहीं जा सकेगी।
آخر کار انہی آزاد ویلیوز ہی کو قبول عام ملنا ہے، بلکہ انسان تو ہمارے خیال میں، ہماری دانست میں اس سے بھی آگے جائے گا، کیونکہ انسان کا سارا سفر پروگرس ہی کا ہے۔ جیسے اب نیشن، کوئی سوسائٹی غلام اور لونڈیوں کا سسٹم واپس لانا بھی چاہے تو نہیں لا سکتی، انسانی شعور اس سے آگے جا چکا ہے۔ اسی طرح ملٹی لیٹرلزم کلچر کی حد تک تو ٹھیک ہے، سیاسی نظام میں اب یہ ممکن نہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ چائنا بھی، عرب ممالک بھی، پاکستان بھی، کچھ کالونیل پروجیکٹس جو دنیا میں چل رہے ہیں ویسٹرن پاورز کی مدد سے، وہ بھی، اور بہت سی فلاڈ ڈیموکریسیز بھی آخر کار آئیڈیل کے طور پر بھی اسی لبرل ڈیموکریسی کی طرف بڑھیں گی، جہاں شخصی آزادیاں ہیں، سیاسی آزادیاں ہیں، کہنے سننے کی آزادیاں ہیں۔ امریکہ بھی، جسے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایک رائٹ ونگ تھیوکریٹک اسٹیٹ جیسا بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ امریکہ اپنے بنیادی لبرٹی اینڈ ایکوالٹی پرنسپل کی طرف پہلے سے زیادہ جھکے گا، بل آف رائٹس کی طرف جائے گا۔ یاد رکھیں، ایک بار انسانیت غار سے باہر جھانک کر کھلی فضا کا مزہ چکھ لے تو دوبارہ دیوار کے سایوں کو حقیقت سمجھ کر واپس نہیں جا سکتی، خواہ باہر رہنے میں، آزاد رہنے میں کتنا ہی خطرہ ہو۔ دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں چین، امریکہ اور روس کے درمیان ایک گریٹ گیم، ایک عظیم خفیہ لڑائی کا ذکر کیا ہے۔ یہ پوری سیریز ہم ایک مکمل ڈاکومنٹری کی شکل میں جمع کر چکے ہیں، جسے آپ یہاں ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ انڈس ویلی سویلائزیشن کی ہماری کہانی دیکھیے، اور یہاں جانیے چائنیز سینچری آف شیم سے انقلاب تک کیا ہوا تھا۔